Hello students, welcome in our geography class. Today we are going to start a new chapter, chapter number 6, called human settlements. बेटा human settlements यानी कि वो ग्रुप ऑफ रेसिडेंट्स जो ह्यूमन डेवलप करता है। अर्थ पर ह्यूमन के द्वारा डेवलप किए हुए ग्रुप ऑफ रेसिडेंट्स को सेटलमेंट कहते हैं, राइट? सी द ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ रेसिडेंट्स built and developed by men on the surface of the earth are called settlement. So human settlements are also called settlement colonies. Human settlements को settlement colonies भी कह सकते हैं. Normally human जो है permanent settlement करता है, लेकिन कुछ settlement temporary भी होते हैं and they are isolated and compact also. जो temporary settlements होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, एकांत वाले होते हैं, जबकि जो ह्यूमन सेटलमेंट परमानेंट होता है वो सेटलमेंट गैदरिंग वाला होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है सेटलमेंट का, राइट? व्हाट आर द मेजर यूज बाय द ह्यूमन सेटलमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो द आंसर इज द इंपॉर्टेंट यूज ऑफ सेटलमेंट इज फॉर ह्यूमन रेसिडेंस, क्योंकि ह्यूमन का सेटलमेंट ह्यूमन के रहने के काम आता है. एंड नॉट ओनली फॉर रेसिडेंस, दे आर ऑल्सो यूज टू फुलफिल द सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड रिलीजियस एक्टिविटी इन देयर सेटलमेंट. रेसिडेंस रहने के तो काम आता ही है, साथ में ह्यूमन का सेटलमेंट ह्यूमन के सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल और रिलीजियस एक्टिविटी को करने वाला स्थान भी होता है, जहाँ ये सारी चीजें ह्यूमन की प्रॉपर ढंग से मैनेज होती हैं. तो रेसिडेंस, हाउस, होम और प्लेस, तो रेसिडेंस, हाउस, होम और प्लेस, दे ऑल आर सेम. ये सभी क्या हैं? ये बेसिक यूनिट हैं सेटलमेंट की, विच कैन बी अ हट और अ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग. और ह्यूमन का सेटलमेंट छोटी सी झोपड़ी भी हो सकता है और बड़ी आलीशान बिल्डिंग भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है कि ह्यूमन के इकोनॉमिक स्टेटस कैसे हैं. Settlement are group of houses ranging from 5 to 100 and 1000 of houses. Settlement देखिए वो प्लेस होता है जहाँ पर कुछ घरों का समूह या बहुत सारे घरों का समूह भी हो सकता है. ये रेंज कर सकते हैं 5 से 100 या फिर 1000 घरों तक, जहाँ एक साथ घर बने हों, चाहे 5 हो, 10 हो, 15 हो, 100 हो या 1000 हो या उससे भी कहीं ज़्यादा हो, तो उसे हम ह्यूमन का सेटलमेंट कहते हैं और इसे कॉलोनीज के नाम से भी जाना जाता है. तो द कॉलोनीज कैन डेवलप फ्रॉम ए स्मॉल सेटलमेंट टू सिटीज. तो नॉर्मली एक कॉलोनी जो होती है वो छोटे से सेटलमेंट से बड़ी बड़ी सिटीज तक, मेट्रोपोलिटन कैपिटल्स, वर्ल्ड कैपिटल, मिलियन सिटीज, इन नामों से भी जानी जाती है. ये डिपेंड करता है कि वहां पर घर कितने बनने हुए हैं, कितने रेसिडेंट्स हैं, कितने ग्रुप ऑफ रेसिडेंट्स हैं. So there are narrow lane, streets, road, canals, transport routes, etc. और आजकल बड़ी बड़ी जो सिटीज होती हैं उनकी तो कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक भी होती हैं, जैसे उनमें नैरो लेन्स पाई जाएंगी, स्ट्रीट्स होंगी, रोड्स होंगी, कैनल्स भी होंगे, ट्रांसपोर्ट रूट भी होगा. तो यानी कि एक रेसिडेंशियल एरिया जो है होता है वो फुल ऑफ फैसिलिटीज होता है, जहाँ हर तरह की जो भी रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन की वो ह्यूमन पूरा. नाउ लेट अस डिस्कस ह्यूमन सेटलमेंट अकॉर्डिंग टू सम ज्योग्राफर. तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लाश, नाम तो सुना ही है आपने, पॉसिबिलिज्म जो आइडिया था ये इन्होंने ही दिया था, चैप्टर 1, रिमेंबर? तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लाश, सेटलमेंट रेफर्स टू द structure built by man for his residence and to keep his wealth. विडाल डी ला ब्लाश का मानना था कि रेसिडेंस वो सेटलमेंट वो हिस्सा है जहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाता है ह्यूमन, और वो स्ट्रक्चर वो अपने रहने के लिए और अपने वेल्थ को, अपनी संपत्ति को रखने के लिए काम में लेता है. इसी को ह्यूमन सेटलमेंट कहा जाता है. तो अब ह्यूमन सेटलमेंट की शुरुआत क्या ह्यूमन के आने से ही हो गई थी, और समथिंग डिफरेंट हैपेंड इन द अर्लियर स्टेजेस ऑफ ह्यूमन? यस, द जर्नी ऑफ द सेटलमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ द सेटलमेंट is started very late back.
in the human history. In the earlier time, human gather from one place to another, and he is not preferring to live in the any residential area. पहले के समय में ह्यूमन जो है अपने रहने के लिए कोई पर्टिकुलर सेटलमेंट नहीं बनाता था. जो हमारा एंशियंट ह्यूमन था कहाँ रहता था? वो तो गुफा में भी रह लेता था, पेड़ के ऊपर चढ़ के भी रह लेता था. लेकिन बाद में धीरे धीरे समय जब बदला, जब ह्यूमन ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, तब उसको नेसेसिटी महसूस हुई कि उसे अब किसी सुरक्षित तरीके से रहने की ज़रूरत है, किसी सुरक्षित एरिया को डेवलप करने की ज़रूरत है. और यहाँ से शुरू हुआ ह्यूमन का सेटलमेंट. जो जर्नी थी ह्यूमन सेटलमेंट की वो यहाँ से शुरू हुई, जबकि उसकी अपनी जर्नी एज अ फूड गैदरिंग और हंटिंग थी. तो आफ्टर डूइंग एग्रीकल्चर he found some permanent residence that it was very necessary. और ज़रूरी क्यों था? ज़रूरी था क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, और इसके अलावा ज़रूरी था ह्यूमन का जो एनिमल्स वगैरह है उनके अटैक से बचाने के लिए. फिर एग्रीकल्चर कर रहा था तो बहुत ज़्यादा सरप्लस ग्रेन कल्टीवेट कर रहा था, तो सरप्लस ग्रेन को स्टोर करने के लिए भी उसको कुछ ऐसा ही लिविंग पैटर्न चाहिए था. तो इन एंशिएंट टाइम्स ऑल ह्यूमन सेटलमेंट वर बेस्ड ऑन पेस्टोरल नॉमेड्स. अगर हम अर्लियर टाइम की बात करें तो सारे के सारे सेटलमेंट पेस्टोरल नॉमेड्स पर बेस्ड थे और फिर फार्मर्स पर बेस्ड थे. देन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड फॉर सिक्योरिटी इन इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द नंबर ऑफ रेसिडेंट्स इंक्रीज्ड. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया और जैसे जैसे सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट ऐसे मैटर्स बढ़ते गए, वैसे वैसे नंबर ऑफ रेसिडेंट्स भी इंक्रीज होने लगे. देन पीपल बिगिन टू लिव और पीपल बिगिन टू बिल्ड हाउसेज एट डिफरेंट डिस्टेंसेस. और आपस में कॉन्फ्लिक्ट के कारण लोग दूर दूर अपना सेटलमेंट बनाना शुरू कर चुके. तो ग्रेजुअली ह्यूमन डेवलप, और इस तरीके से ह्यूमन जो है उसमें डेवलपमेंट नजर आना शुरू. ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ग्रू ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन. जब ह्यूमन ने एग्रीकल्चर में सरप्लस प्रोड्यूस करना शुरू किया तो सरप्लस प्रोडक्शन को सेल करने के लिए ट्रेड फैसिलिटीज भी डेवलप की और ट्रांसपोर्ट भी नेसेसरी समझे जाने लगी. और इनकी वजह से सेटलमेंट में और भी इंक्रीमेंट देखने को मिला और भी डेवलपमेंट देखने. देन लेटर ऑन ड्यू टू टेक्निकल डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ नंबर ऑफ विलेजेस इंक्रीज. आगे चल कर के ह्यूमन टेक्निकल हो गया, उसने साइंटिफिक डेवलपमेंट किया, और ड्यू टू साइंटिफिक डेवलपमेंट ये डेवलपमेंट विलेजेस के इंक्रीमेंट को भी शो करते हैं. एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ओल्ड विलेजेस द डेवलपमेंट ऑफ द टाउन स्टार्टेड. और जैसे जैसे गांव की संख्या, गांव में घरों की संख्या बढ़ती गई, उसको एक नया सेटलमेंट नाम दिया गया और उसे शहर कहा जाने लगा. इट मीन्स टाउन स्टार्टेड above 5,000 years ago from now. There were the origin and the development of large cities in the Egypt. सबसे पहले हम लोग सिटीज के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये डेवलपमेंट 5,000 साल पहले हो गया था. और कहाँ देखा गया सबसे पहले? इजिप्ट में, अफ्रीका में है. इंडस वैली another example, and Euphrates and Tigris valley in Iran. These are some of the example of the development of the origin and the development of large cities, right? So the origin of human settlement is originally meant for their residents. हम ये मानते हैं ह्यूमन सेटलमेंट बेसिकली किस लिए बना था? उनके रेसिडेंट्स के लिए बना था. तो अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन ऑफ सेटलमेंट, द सेटलमेंट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट एंड दीज टू पार्ट्स आर टेम्पररी और परमानेंट. तो अकॉर्डिंग टू द सेटलमेंट कि ह्यूमन किस तरीके से रह रहा है, कुछ समय के लिए सेटल हो रहा है या बहुत लॉन्ग टाइम के लिए सेटल हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम सेटलमेंट्स को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. लेट वी डिस्कस अबाउट टेम्पररी सेटलमेंट. So in ancient times, some settlements were built for time being for hunting, animal rearing, capability of weather and protective perspective. And in this modern era, temporary settlements are built for shifting agriculture by many tribes like Naga. तो ज़्यादातर जो टेम्पररी सेटलमेंट थे या तो पहले के ह्यूमन के द्वारा बिल्ड किए जाते थे, क्योंकि ह्यूमन जो था वो फूड गैदरर था.
और वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव ऑन करता था, इसीलिए वो परमानेंट सेटलमेंट नहीं बनाता था। ऐसा नहीं कि आज के इस मॉडर्न युग में कोई टेम्पररी सेटलमेंट नहीं बनाता, बनाते हैं। जो हमारे ट्राइबल पीपल्स हैं वो आज भी टेम्पररी सेटलमेंट बना करके रहते हैं, क्योंकि हमारे ट्राइबल पीपल जो है वो बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे प्रिमिटिव ह्यूमन रहता था। और फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया द नागा ट्राइब doing shifting agriculture and they made temporary settlement. So basically the temporary settlement are built by tents till the availability of fodder to feed the animals by the Kyrgyz tribe in the steppes of Central Asia. टेम्पररी सेटलमेंट ज़्यादातर टेंट्स वगैरह का बनता है, आपने देखे होंगे टेंट के घर। और जो किर्गिज ट्राइब है जो कि स्टेपीज वाले ग्रासलैंड में पाई जाती है सेंट्रल एशिया में, वो भी अपने एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी ऑन करते हैं, तो वो भी टेम्पररी सेटलमेंट। टेम्पररी अकोमोडेशन आर मेड विद रेंडियर एंड सील्स स्किन इन द समर्स for the contemptibility of the weather by the Eskimos leaving the igloos. ऐसा ही टेम्पररी सेटलमेंट एक और ट्राइब के द्वारा बनाया जाता है और उस ट्राइब का नाम है एस्किमोस। इसके बारे में भी आपने सेकंड चैप्टर में सुना है। Where they reside in the Alaska, Canada, Siberia region. They reside above the 70-degree latitude, right? And they make the temporary settlement with the help of seal's skin and the bones of the reindeers. इन सबको मिला करके बनाते हैं। कब बनाते हैं? जब वो अपना आइस वाला जो हाउस है उसको छोड़ रहे होते हैं पोलर रीजन में। And apart from these, the habitat created by Bushmen in Kalahari Desert of Africa, the Baddu and the Arab of Sahara, the Red Indians in the eastern part of Rocky Mountains are the prime examples of temporary settlement. They are the prime examples of temporary settlements. ये कुछ ऐसे ट्राइबल पीपल्स हैं जिनको यहाँ पर हम एज एन एग्जाम्पल समझ सकते हैं। They made their temporary settlement. Why? Because they are not living a settled life. They're moving from one place to another in search of food. So that's why they prefer the temporary house. In India, basically in the Rajasthan, Rewari, Gayari, Banjaras of Marwa region, they also make some temporary accommodation. ये भी बनाते हैं अपना temporary accommodation. और इनका जो भी temporary accommodation है वो season wise होता है, यानी कि इनका migration होता है season के according, और because of these migration they made some temporary residence. So temporary settlements are also used to fulfill social, economic and religious activities, right? Now let us discuss the permanent settlement. So when and how did the permanent settlement originate? यहाँ पे हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना भी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें की। अभी हमने बात की ट्राइबल पीपल्स की और अर्लियर ह्यूमन की। दे मेड देयर टेम्पररी सेटलमेंट। तो फिर परमानेंट सेटलमेंट की स्टार्ट कब से नोटिस किया गया? So the answer is very difficult to find out, but the scholars considered the start of permanent settlement post Stone Age. वैसे तो इसका आंसर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इन रियलिटी कोई नहीं बता पाता कि टेम्पररी सेटलमेंट के बाद जो परमानेंट सेटलमेंट है वो कब से स्टार्ट हुआ। पर फिर भी कुछ स्कॉलर्स आइडिया लगाते हुए बताते हैं कि स्टोन एज का जो पोस्ट पीरियड चल रहा था तब से परमानेंट एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, और जब परमानेंट एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो इट स्टार्टेड द परमानेंट रेसिडेंस. It can be said that with the process of human development, when man begin to stay as a family, permanent settlement have developed. माना जाता है कि जब ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू किया और वो फैमिली बना करके रहने लगा, तो उस फैमिली के साथ ही परमानेंट सेटलमेंट का भी डेवलपमेंट। तो ह्यूमन सेटलमेंट इज कंसिडर्ड टू बी द सिंबल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो यहाँ पर परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो एज ए ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड एज ए ह्यूमन कल्चर डेवलपमेंट इससे कनेक्ट किया जाता है।
and the stability of human settlement depends on the some following reasons. क्यों स्टार्ट हुआ? बिकॉज लोकल रिजर्व्स ऑफ रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में जो रिजर्व रिसोर्सेज थे उन पर डिपेंडेंट होने लगा. रिलेशन विद द आउटर वर्ल्ड, उसने रिलेशन शुरू किया अपना आउटर वर्ल्ड के साथ. पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं उसको पॉसिबिलिटी नजर आई फ्यूचर एडवांसमेंट की. सिक्योरिटी, yes, security is one of the basic necessity, a basic reason for the permanent settlement, क्योंकि ह्यूमन को अपने आप को सिक्योर करके रहना था. एंड ऑल्सो द परमानेंट सेटलमेंट आर द रीजन ऑफ religious and cultural and economic factors. These are the some of the reason behind the stability of human development, human settlement development. So human settlements are constructed to fulfill the following objectives. ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो इसलिए कंस्ट्रक्ट किए गए ताकि कुछ ऑब्जेक्टिव्स को, ह्यूमन के ऑब्जेक्टिव्स को, उसकी नेसेसिटीज को पूरा कर सके. क्या नेसेसिटीज थी? पहला, टू रिड्यूस द हार्डनेस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, ताकि जो फिजिकल एनवायरनमेंट का हार्डनेस उसको रिड्यूस किया जा सके. दैट इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेगरीज ऑफ वेदर. वेगरीज ऑफ वेदर मीन जो वेदर की डिफ्रेंशिएशंस हैं, कभी बहुत तेज गर्मी पड़ना, कभी बहुत कड़ाके की ठंड पड़ना, कभी बारिश आ रही है, तो ऐसी संभावनाएं जो होती हैं इनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन ने इस जो फिजिकल हार्डनेस थी, इस क्लाइमेटिक हार्डनेस को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए ह्यूमन ने सेटलमेंट स्टार्ट किया. सेकेंड रीजन, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड यूजफुल मटेरियल्स. जब ह्यूमन एग्रीकल्चर करने लगा तो उसने सरप्लस ग्रेन उगाए. अब उसको सेव करके रखना, उसको स्टोर करके रखना आगे के समय के लिए जरूरी हो गया. एंड दिस इज ऑल्सो अ सेकेंड रीजन बिहाइंड द ह्यूमन परमानेंट सेटलमेंट. थर्ड, प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. जब तक ह्यूमन खुद वाइल्ड लाइफ जी रहा था तब तक तो उसे किसी जानवर से डर नहीं लगता था, लेकिन जब वो सेटल लाइफ जीने लगा तो उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन नेचर से कम होना शुरू, और अब उसे वाइल्ड एनिमल से डर भी लगा. तो अपने सेफ्टी के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए ह्यूमन ने सेटल्ड हाउसेस बिल्डअप करने शुरू किए. देन फॉर सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस एंड इकोनॉमिक, these are also some of the reason behind the human settlement. These are also some of the objectives of human settlement. And last but not the least, to live a family oriented and luxurious life. ह्यूमन का अगर हम मॉडर्न ऑब्जेक्टिव सोचें सेटलमेंट का, तो yes, it is very true then that human wants to live a family oriented and luxurious life. And for this, he settled at a place. Now let us classify the human settlement. So according to the natural conditions and the basic functional human settlement, the settlement is classified under two parts, that is rural settlement and the urban settlement. ह्यूमन ने जब रहना शुरू किया तो कुछ अभी हम आपको चेंजेस भी बताएंगे. यहाँ पर हमने ह्यूमन सेटलमेंट के अकॉर्डिंग ह्यूमन सेटलमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया है. वन सेटलमेंट इज कॉल्ड रूरल सेटलमेंट and another one is called urban. So let me discuss about some rural settlement. Economy of rural settlement depends on which? Depends on primary occupation. This is a common indicator of human rural settlement. ज़्यादातर रूरल सेटलमेंट्स जो हैं, या ऑलमोस्ट सभी रूरल सेटलमेंट्स जो हैं, उनका सबसे मेन जो डिपेंडेंस है ऑक्यूपेशन का, वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, लंबरिंग, fisheries, mining and food gathering from forest. These are some of the example of rural settlement. Alright, so these are some of the primary occupation which is done in the rural settlement area. Rural settlement is primarily based on the exploitation of land. But the effect of modernization on rural settlement is negligible. अगर हम देखें मॉडर्नाइजेशन का जो इफेक्ट है रूरल सेटलमेंट पर नेग्लिजिबल है, यानी कि जितने भी टेक्निकल चेंजेस आ गए हैं वो उतने ज़्यादा इसको इफेक्ट नहीं करते. देयरफॉर
देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्ट्रॉन्ग ह्यूमन वैल्यू। अब यहाँ आपके दिमाग में आएगा कि भाई किस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि रूरल एरियाज में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, स्ट्रॉन्ग सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। बेटा आप खुद देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे अर्बन एरियाज में लिविंग सिस्टम को रूरल एरिया से, तो रूरल एरियाज में पूरा गांव एक दूसरे के लिए कुछ भी करता है, एक दूसरे की हेल्प करता है, मतलब एक सोशल तरीके से बहुत ही कनेक्शन होता है। जबकि अर्बन एरियाज में बगल के घर में क्या हो रहा है वही लोगों को नहीं पता होता। Yet I am here talking about this kind of social organization, this kind of strong human values, right? Now, types of rural settlement. The division made on the basis of the number of houses and distance between them is called the types of settlement. हम यहाँ पर रूरल सेटलमेंट को दो बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो डिवीजन नंबर ऑफ हाउसेस, कितने नंबर ऑफ हाउसेज हैं एक पर्टिकुलर एरिया में और उनके बीच का डिस्टेंस कैसा है। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशल कल्चरल फैक्टर्स एंड सिक्योरिटी आर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर टाइप्स ऑफ रूरल। इस टाइप के जो रीजन है क्यों हम इतने वेरिएशंस की बात करें, क्योंकि इनके पीछे सिक्योरिटी और कल्चरल फैक्टर, सोशल कल्चरल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। So generally there are four types of rural settlements found. First is compact or clustered, second is scattered, then composite or mixed settlement, and then hamlet or palli settlement. What is the meaning of composed? What is the meaning of compact or clustered settlement? So in these settlements, rural settlements are also known as the concentrated, compact, centralized, clustered, etc. ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो नॉर्मली रूरल सेटलमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहाँ बहुत सारी घनी आबादी वाले गांव आपको मिल जाएंगे, ऐसे गांव जिसमें बहुत सारे घर हैं। कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट डेवलप इन फर्टाइल प्लेन, ज़्यादातर ये आपको फर्टाइल प्लेन एरियाज में डेवलप मिलेंगे और ऐसे फर्टाइल प्लेन एरियाज जहाँ पर एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई हो, in which the houses are near and entire village is densely settled. ये ऐसे गांव होते हैं जहाँ पे पूरा का पूरा गांव काफी डेंसली, बहुत ही घने तौर से बसा होता है। Roads are built along with them for easy access. इनमें गांव में सड़कों की भी व्यवस्था होती है ताकि गांव के हर घर तक पहुंचा जा सके। And these rural areas also having a school as well as social and religious buildings too. इन गांव में सोशल और रिलीजियस बिल्डिंग्स, स्कूल्स वगैरह सब मिलेंगे, राइट? So what are the basic characteristics of the compact settlement? These settlements are usually built at high places which are safe from floods and middle of fields. पहली बात कि रूरल सेटलमेंट्स, कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट बेसिकली डेवलप किए जाते हैं हाई प्लेसेस पर, ऊंची जगह पर, ताकि फ्लड से प्रोटेक्शन मिल सके, बाढ़ का पानी जो है वहां न जाए। ऑल हाउसेज आर क्लोज टू ईच अदर। भाई कॉम्पैक्ट की बात है, डेंसली बसे होते हैं, तो ज्यादातर सभी हाउसेज कहाँ होते हैं, सब एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं। ऑल हाउसेज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन वन प्लेस एंड दे फेस एक्सटर्नल अटैक्स यूनाइटेडली। सारे ही घर जो हैं काफी अच्छे से कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, एक जगह पे बसे होते हैं, और कोई भी एक्सटर्नल अगर अटैक होता है तो उसका एक साथ मिल करके सामना करते हैं। In the compact rural settlement, if due to the social bond they are involved in the joys and sorrows of each other. In compact rural settlement में जो लोगों का बॉन्ड है काफी सोशली कनेक्टेड होता है और इसी सोशल बॉन्ड की वजह से वो एक दूसरे के सुख दुख में बढ़ चढ़कर हिस्सेदार होते हैं। नंबर ऑफ ड्वेलिंग कैन रेंज फ्रॉम 40 to 50 to 100, और यहाँ पर जो घर पाए जाते हैं वो 40, 50 से 100 तक भी हो सकते हैं। एंड देयर पॉपुलेशन कैन बी 500 to 1000 और मोर डिपेंडिंग ऑन अवेलेबल रिसोर्स। नॉर्मली कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में जो पॉपुलेशन कवरेज होता है 500 या 1000 लोगों का, या फिर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में रिसोर्स की अवेलेबिलिटी।
अगर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो पॉपुलेशन और इंक्रीज हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, सच टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर फाउंड इन द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज इन फर्टाइल प्लेन्स ऑफ रिवर। तो ऐसे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? ऐसे सेटलमेंट पाए जाते हैं जहाँ पर रिवर वैली एरियाज होते हैं, फर्टाइल प्लेन्स होता है वहाँ पर। अगर हम इंडिया की बात करें तो दीज काइंड ऑफ सेटलमेंट फाउंड इन गंगा, सतलुज प्लेन, मालवा प्लेटू, विंध्यन प्लेटू, नर्मदा वैली एंड प्लेन्स ऑफ राजस्थान. These are some of the areas where the dense population found, where the compact settlement found. Hope you understand. Now come to the second, scattered or isolated settlement. नाम से ही पता चल रहा है, scattered बिखरे हुए, isolated एकांत वाले. So such type of settlements are scattered and dispersed. So houses built away from each other. नाम से क्लियर हो रहा है, स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए. तो ऐसे सेटलमेंट में हाउसेस जो होते हैं एक दूसरे से दूर दूर बने होते हैं एंड बेसिकली दे लिविंग द एग्रीकल्चरल लैंड. क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है इनकी? पहली, द हैबिटेट्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, राइट. द पीपल लिव इन आइसोलेशन, आइसोलेटेड होकर के रहते हैं. आजकल तो आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे आइसोलेटेड वर्ड से. पीपल आर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्कैटर्ड आइसोलेटेड सेटलमेंट? So the characteristics of the scattered settlements are, first of all, the houses, the habited area are very far from each other. Isolated है, यानी कि अकेले अकेले घर बने होते हैं तो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं घर. People live in isolation. Peoples are accustomed in the independent living. Prefer करते हैं, ऐसे घर उन्हीं लोगों के होते हैं जो प्रेफर करते हैं अकेले में रहना. The feeling of cooperation between each other is वेरी लेस, ना के बराबर होती है. दूर दूर रहते हैं, एक दूसरे से अलग होकर के रहते हैं, तो आपस के कॉपरेशन की जो फीलिंग होती है ये भी ऐसे घर के लोगों में, ऐसे ह्यूमंस में कम पाई जाती है जो प्रेफर करते हैं आइसोलेटेड है. एंड देयर इज अ फीलिंग ऑफ हाई एंड लो अमंग द कास्ट इवॉल्व्ड इन द एग्रीकल्चर. और ऐसे लोगों में खास तौर से ऊंचे और नीचे वाला जो फीलिंग होती है, अमीर गरीब वाली फीलिंग, ये बहुत ज़्यादा होती है. डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं? इन द नॉर्थ अमेरिका, द प्रेरी रीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड द कनाडा, द स्टेपीज ऑफ एशिया, द खादर रीजन ऑफ गंगा. डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ मिलेंगे आपको आइसोलेटेड घर ज़्यादा? इन द नॉर्थ अमेरिका, बेसिकली द प्रेरी रीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. जो प्रेरीज ग्रासलैंड है वहाँ पर बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, वहाँ खेती होती है और बहुत दूर दूर घर मिलते हैं. एक फार्म में एक घर और वहाँ एक फैमिली सेटल है. इसी तरीके से कनाडा के लैंड एरियाज, स्टेपीज ऑफ एशिया, खादर रीजन्स ऑफ गंगा, द हिमालयन माउंटेन्स रीजन, द तराई एंड द भाबर रीजन, एंड इन मिड साउथ अमेरिका, तो बेसिकली द पंपास ऑफ अर्जेंटीना, डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. हियर स्टूडेंट्स, द डाउन्स, द पंपास, द प्रेरीज, द स्टेपीज, these are some of the name of grasslands. These are the grassland areas. So basically the grassland areas are full of isolated settlement. ये मिलते हैं आपको isolated settlement वाली region. यहाँ this is the Veld region of South Africa, right? Prairies, pampas, steppes, Veld, ये सब घास भूमियाँ हैं. एंड इवन इन इंडिया, बेसिकली इन राजस्थान, द उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एंड बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड द डेजर्ट एरियाज आर ऑल्सो हैविंग scattered settlement. In the desert area of Rajasthan, the scattered type of settlements found. So these are some of the characteristics and the examples of the scattered settlement. Let's move to the third kind of settlement, and this kind is called the composite or mixed. Here again, try to understand by the word mixed मतलब मिला जुला, और मिला जुला कैसा? कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड का मिला जुला रूप. These settlements are also called semi compact. अब ऐसे सेटलमेंट को सेमी कॉम्पैक्ट या सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है. दिस इज अ कंडीशन बिटवीन डेंस एंड स्कैटर्ड. ये कंडीशन होती है डेंस सेटलमेंट और स्कैटर्ड सेटलमेंट के बीच की. तो ऐसे सेटलमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं? विच यूजुअली अराइज ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फैमिलीज.
और इसकी वजह से जो रेसिडेंस होता है वो बढ़ने लगता है। स्कैटर्ड सेटलमेंट था पर परिवार बढ़ गया, फिर उसने भी वहीं आसपास घर बना लिया, फिर उसका और परिवार इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से आइसोलेटेड सेटलमेंट जो है वो सेमी क्लस्टर में और आगे चल करके फिर एक क्लस्टर में भी चेंज होने के चांसेस होते हैं इनमें। एंड फैमिली रीजंस आर द रिस्पॉन्सिबल इन प्लेस ऑफ एनवायरमेंटल रीजन। इसका मेन रीजन फैमिली रीजन है। लाइक विलेज खुर्द ऑफ संगोट तहसील इन कोटा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड सेटलमेंट, सेमी क्लस्टर सेटलमेंट। नाउ फोर्थ, हैमलेट और पल्ली सेटलमेंट और ओल्ड सेटलमेंट। Houses in this type of settlements are separate from each other but are in the same settlement. Houses अलग होते हैं दूसरे के पर एक ही जैसा settlement होता है. That is why they all have one name. Different caste people live in different parts of the settlement. And basically the hamlet or the Palli settlements are visible in the lower valleys of mountain region and the basically mining areas. Basically they found in the mining area. So these are some of the example of the human settlement, the rural settlement. Now let us discuss some of the pattern of rural settlement. अभी तो हमने number of houses के according इनको classify किया था. अब यहाँ हम इसको pattern के according classify कर रहे हैं कि गांव किस pattern पे बने हैं. So division on the basis of the shape of inhabited area is called the pattern of settlement. Shape के according हम classify कर रहे हैं. And these shapes are depend on some natural factors. ऐसे shapes का formation कुछ natural factors पर depend करता है, जैसे कि types of surface, river, water bodies, and also some of the historical factors, social cultural factors are also responsible. ट्रांसपोर्ट रूट भी रिस्पॉन्सिबल होता है, रीजनल प्लेसेस भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. So to determine the pattern of the rural settlement, the following patterns of rural settlements are found. First, linear pattern. Linear pattern में क्या होता है, एक सड़क है उसके दोनों तरफ घर बन जाए, इसे हम लीनियर पैटर्न कहेंगे. सड़क है या नदी है, नदी के दोनों तरफ घर बने हो, या समुद्र का किनारा है उसके एक तरफ घर बना हो बिल्कुल लाइन से, तो उसको कहते हैं linear pattern. So when the development of houses in the rural areas is along with the road, route, rail route, canal, river valley or along sea coast, linear settlements develop and the houses are nearby the queued in this pattern. क्यू से एक पैटर्न पे एक लाइन से बने होते हैं घर. And such habitat are found in the Ganga Yamuna plains and in the mid-Himalayan region. The Barwada village of Jaipur district is a good example of linear pattern. बरवाड़ा गांव जो है जयपुर डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है लीनियर सेटलमेंट का. These are also called linear, path oriented and semi circular pattern. आगे इमेजेस दे रखी हैं, आप उसको देख सकते हैं. Now arrow settlement. Arrow कैसा होता है, ऐसा. यहाँ सेटलमेंट भी ऐसा ही है. The settlement of this pattern develops at the head of the foreland between two rivers or along a river meander. ये नदी आ रही है, ये नदी आ रही है, यहाँ पे नदी मिल रही है, ये लैंड एरिया है, यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट डेवलप, यहाँ पर डेवलप. तो ऐसा डेवलपमेंट लीनियर सेटलमेंट. बेसिकली ऐसे सेटलमेंट कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर भी या तो मियंडर हो और या फिर दो रिवर्स जो हैं वो मिल रही हैं. ऐसे सेटलमेंट्स वहाँ देखने को मिलते हैं. The land is not available for the development of settlement in the front side. और इसकी खासियत ये होती है कि फ्रंट साइड में लैंड अवेलेबल नहीं होता है डेवलपमेंट, क्योंकि नदी है तो इसको आगे यहाँ से बढ़ने नहीं देगी. ठीक है. और द बाउंड्री ऑफ द रिवर्स प्रिवेंट्स इट्स डेवलपमेंट. और ज्यादातर इस सेटलमेंट की डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिवर्स का होता है. एंड दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट टुवर्ड्स बैक साइड. और ज्यादातर ये सेटलमेंट अगर डेवलप भी होता है तो बैक साइड को डेवलप होता है, फ्रंट साइड में तो नहीं डेवलप हो सकता. तो ज्यादातर अगर ग्रोथ भी होती है सेटलमेंट में, अगर बढ़ता भी है सेटलमेंट, तो बैक साइड में बढ़ता है. लाइक कन्याकुमारी इन द साउथ इंडिया.
कन्याकुमारी लास्ट स्टेप है, उसके बाद में फिर समुद्री इलाका है, तो सेटलमेंट आगे नहीं जा सकता है, पर हाँ इसके पीछे की तरफ बढ़ता जाएगा। ऐसे उड़ीसा में है चिल्का लेक, तो चिल्का लेक का जो कोस्ट है उसके बाद आगे समुद्र है, तो ये सेटलमेंट पीछे की तरफ डेवलप होगा, राइट। होप यू अंडरस्टैंड द एरो शेप सेटलमेंट। नाउ ट्रायंगुलर पैटर्न, व्हेन द रिवर्स, कैनल्स और रोड्स कन्फ्लुएंस एंड दे डू नॉट इंटरसेक्ट। अगर कोई रिवर, कैनल या रोड कन्फ्लुएंस हो, आपस में मिले लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तो ऐसे सेटलमेंट्स को ट्रायंगुलर सेटलमेंट कहा जाता है। द ट्रायंगुलर पैटर्न इज फॉर्म्ड एंड टू डेवलप सेटलमेंट एट सच कॉन्फ्लुएंसेस साइट्स, सेटलमेंट डेवलप्स बोथ on the land and side. The triangle created by both rivers, canals or roads. In India, such settlement patterns are found in Haryana and ऐसे सेटलमेंट हरियाणा और पंजाब में मिलते हैं। देखो ये है एरो शेप, ये यहाँ पर मान लो समुद्र है, सी है, और ये यहाँ पर सेटलमेंट बढ़ रहा है, और बढ़ेगा कहाँ पे, यहाँ फ्रंट में नहीं बढ़ सकता है, बैक में बढ़ेगा, ठीक है। ये है लीनियर, ये सड़क है या कोई नदी है, नदी के ऊपर देखो एक पुल बना रखा है, ठीक है। तो आने जाने का रास्ता हो गया। इसके दोनों साइड में अगर आप देख पा रहे हैं तो दोनों साइड में इसके घर हैं। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे आपको शेप शो कर रखा गया है। होप कि आपको समझ भी आ रहा है, राइट। नाउ रेक्टेंगुलर और चेकर बॉक्स पैटर्न। देखो ट्रायंगुलर में क्या होगा कि ये दो तरफ से तो मान लो नदियां आ गई, ठीक है, और यहां से कोई सड़क आ गई, तो कुछ इस तरीके का शेप डेवलप हो जाएगा। सड़क के इधर भी घर है, इस वाली सड़क के इधर भी घर है, इधर भी। जैसे जो एरो सेटलमेंट है, एरो में तो एक तरफ खुला हुआ है, पर ट्रायंगुलर में बीच में सेटलमेंट डेवलप होता है, और ये सेटलमेंट जो है सड़क की वजह से किसी भी तरीके से एक तरफ से और भी ब्लॉक हो जाता है। रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल जैसे बनता है, सी व्हेन टू रोड्स क्रॉस ईच अदर, ये एक रोड ये गई और एक रोड ये गई, तो इसके मीटिंग पॉइंट के चारों तरफ यहां से एक सेटलमेंट ये, एक ये, एक ये, एक ये। अब अगर इसकी इमेज लेंगे तो एक ऐसा दिखेगा, रेक्टेंगुलर शो होगा, राइट। सी बाय दिस image, this is the roadway, a road crosses, and here some of the houses develop. This shows a good, this is the good example of linear settlement, right। और ये देखो हनी बी सेटलमेंट। हनी बी सेटलमेंट कैसा होता है, बिल्कुल जैसे मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है, छोटे छोटे घर पूरे एरियाज में डेवलप हो जाते हैं, उसको कहते हैं हनी बी सेटलमेंट। रेडियल, when metalled or unmetalled roads from various direction meets at a place in a village, यहाँ से भी घर है, यहाँ से भी एक सड़क आ रही है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ एक ही जगह पे मिल रही है, यहाँ पे सर्कल है मान लीजिए, तो यहाँ जो घर डेवलप होंगे और ये जो सेटलमेंट नजर आएगा, इसे कहेंगे रेडियल सेटलमेंट। when metalled or unmetalled roads from various direction meet at a place in a village, houses are constructed from radiating radius outwards, but all the streets are not parallel from the main intersection. Parallel नहीं है एक दूसरे के intersection पे। Such patterns are found in the fertile plain of world with a dense population, और ऐसे settlements ज़्यादातर fertile plain पे मिलते हैं जहाँ dense population पाई जाती है। This type of model is visible in the upper Ganga plain and Tamil Nadu in India. Then circular. Often shape of the settlement becomes circular with the building of houses around a lake. मान लो ये एक लेक है और लेक के चारों तरफ घर बन गए, या किसी पॉन्ड के चारों तरफ, या कुआं है बीच में उसके चारों तरफ, या फिर कोई फोर्ट है या रिलीजियस साइट है, कोई मंदिर है और उसके चारों तरफ अगर घर बन गए सर्कुलर पैटर्न पर, तो उस पैटर्न को ही सर्कुलर पैटर्न कहेंगे। द न्यूक्लियस पैटर्न, इट इज इनिशियल एज, और जब पहले न्यूक्लियर पैटर्न होता है, धीरे धीरे वो पैटर्न इंक्रीज होकर के सर्कुलर का शेप ले लेता है। और इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, बीच में कोई भी एक इम्पॉर्टेंट साइट होना चाहिए, चाहे वो इम्पॉर्टेंट साइट मंदिर हो, पॉन्ड हो,
कोई लेक हो, राइट. स्टार पैटर्न डेवलप्स इन फॉर्म ऑफ रेडियल पैटर्न. रेडियल पैटर्न जैसा ही स्टार पैटर्न डेवलप होता है स्टार्टिंग में, लेकिन आगे जा करके क्या होता है, धीरे धीरे पैटर्न जो है बढ़ने लगता है आउटर एरियाज की तरफ. तो वो पैटर्न जो है जो सर्कुलर डेवलप हुआ था आगे चल करके तारे जैसा नजर आता है. जैसे एक तरफ ये बढ़ा, ये पॉन्ड था और यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा था. पहले तो क्या हुआ, चारों तरफ घर बन गए, फिर ये घर ऐसे बढ़ने लगे. ये क्या बन जाएगा, एक तारे जैसी आकृति बन जाएगी, स्टार जैसी. दिस इज कॉल्ड फैन पैटर्न. पंखे जैसा. पंखे में क्या होता है, पंखुड़ियां होती हैं. तो जिस तरह से पंखुड़ियां होती हैं वैसे ही बीच में कोई चीज मेजर हो और उसके 3 तरफ या 4 तरफ डेवलप हो जाए हाउसेज. व्हेन हाउसेज आर बिल्ट अराउंड द सेंट्रल प्लेस इन अ विलेज आफ्टर विच द डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट इज इन द लीनियर पैटर्न. ये पॉन्ड है और उसके बाद लीनियर पैटर्न पर डेवलपमेंट शुरू हो जाए. पहले तो इस तरीके लग रहा है ना पंखे जैसा, इस सेटलमेंट को कहते हैं फैन पैटर्न. एंड देन रैंडम पैटर्न. रैंडम पैटर्न में कोई पैटर्न नहीं होता, रैंडमली जैसे भी घर होते हैं. व्हेन मैन कंस्ट्रक्ट हाउसेज विदाउट एनी प्लान अकॉर्डिंग टू हिज विश, द शेपलेस हैबिटेट डेवलप्स. रैंडम है, कोई शेप नहीं होता, जैसे भी ह्यूमन की विश होती है वैसे ही घर डेवलप कर देता है. रोड्स एंड स्ट्रीट डेवलप लेटर ऑन द रेस्ट ऑफ द लैंड. पहले नहीं सोचता है कि सड़क कहाँ से जाएगी, बाद में अगर इसका डेवलपमेंट हो, और ऐसे डेवलपमेंट जहाँ भी मिले उसे रैंडम डेवलपमेंट कहा जाता है. मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन इंडिया फॉल अंडर दिस कैटेगरी. मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन इंडिया फॉल अंडर दिस कैटेगरी. ज्यादातर विलेजेस जो है इंडिया के इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं. रैंडम. बेसिकली इन द बारन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, बारा लिसाड़ी विलेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस पैटर्न, जिसका कोई पैटर्न ही नहीं है इन रियलिटी. गुड एग्जाम्पल है. नाउ टेरेस और स्टेयरकेस पैटर्न. These types of villages are located on the mountain slopes. ज्यादातर जो माउंटेन के स्लोप्स होते हैं वहां पर मिलेंगे आपको टेरेस शेप के पैटर्न. सीढ़ीनुमा, जैसे खेती होती है वैसे घर भी बनाए. हाउसेज आर इंटरकनेक्टेड बट मीट इन बोथ फॉर्म्स. द रोज ऑफ these houses are visible at many levels like steps. जैसे सीढ़ियां होती हैं, स्टेप्स होते हैं, वैसे नजर आएंगे. और बेसिकली इन द हिमालयाज, रॉकी, एंडीज, Alps, mountain, these kind of rural settlements found. Honeybee pattern, the habitat of Indian tribes, home-like huts, village of Toda tribe, coastal fishermen's village of Andhra Pradesh, Zulu habitat of South Africa are of this pattern. इसमें होता क्या है कि जो घर होते हैं, जो हट्स होती हैं, वो उनकी छत गोल होती है, डोम शेप की, और ऐसे घर जो है बिल्कुल क्लस्टर में नजर आते हैं. और बेसिकली ऐसे जो सेटलमेंट हैं ये ट्राइबल पीपल्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. इवन हमारे इंडिया में जो कोस्टल फिशरमैन हैं आंध्र प्रदेश के, जूलू हैबिटेट जो है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का, जूलू जनजातियों का, ये सब कुछ ऐसे ही पैटर्न के एग्जाम्पल हैं. अदर पैटर्न्स में स्लोपी पैटर्न, स्पाइडर पैटर्न और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं. पैटर्न किसी भी तरह का हो सकता है, जैसा भी शेप नजर आ रहा है हम उस पैटर्न को वैसा नाम दे देंगे. और उनमें से कुछ पैटर्न्स यहाँ जो हमने डिस्कस किए, दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स. नाउ स्टूडेंट, लेट मी डिस्कस सम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ रूरल सेटलमेंट. रूरल सेटलमेंट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है रूरल पीपल्स को, जैसे कि लैक ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. यस, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अभाव होता है, बहुत कमी होती है. Basically, we are talking about public transport. In the rural areas, the public transportation for reaching is very less. Public transports are available in the rural area. It means the entire transportation depends on the personal means of transport. If the rural people having their own vehicle, then it's okay. Otherwise, they are suffering very much. अगर रूरल पीपल को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो या तो सिर्फ उन्हें अपना पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन यूज करना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसेस वगैरह होती है गवर्नमेंट रनिंग, वो अवेलेबल नहीं होती है. बहुत कम ऐसे विलेजेस होंगे जहाँ इस तरह की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी. नाउ सेकंड प्रॉब्लम इज लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर. नॉर्मली इन द रूरल एरियाज
The drinking water is one of the major problems faced by the rural people, and due to this, many of the rural residents are suffering from many diseases because they drink unhealthy water. Third, lack of health services. Residents here have to go to the nearby town for getting small health facilities due to the lack of health facilities. गांव में नॉर्मली रूरल एरियाज में बड़े अस्पताल या अच्छी तरीके से जो फुल ऑफ ऑक्यूपाइड होते हैं बेटर मीन्स से, ऐसे अस्पताल बहुत कम मिलते हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स बहुत ही कम होते हैं, और उनके एब्सेंस में ज़्यादातर जो रूरल पीपल्स हैं वो इलाज के लिए अपनी छोटी मोटी बीमारी के लिए भी शहर तक आना पड़ता है. एंड इन द एब्सेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑन टाइम द पेशेंट डाइज. ऐसा नॉर्मली देखने को मिलता है, क्योंकि हमने अभी पहले डिस्कस किया कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की. और अगर समय पर वक्त पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता तो कई बार ऐसा होता है कि बीमारी में लोगों की जान तक चली जाती है. नाउ लैक ऑफ पावर सप्लाई. पावर सप्लाई भी बहुत कम होती है, शॉर्टेज होती है पावर सप्लाई की, या फिर इरेगुलर होती है, प्रॉपर अमाउंट में पावर सप्लाई नहीं मिलती रूरल एरियाज में, जिसकी वजह से डेली और एग्रीकल्चरल वर्क जो है रूरल एरियाज का काफ़ी. नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. दिस ऑफ कोर्स only agricultural related or only primary sectoral activities are done in rural areas, and with no employment opportunities. Three types of unemployment basically found in rural areas: full employment, hidden employment, and seasonal employment. And due to these unemployment conditions, the people of the rural areas bound to migrate in search of employment towards the city, and they lead a hellish life due to low wages. इसलिए ज़्यादातर जो रूरल पीपल होते हैं, लो वेजेस की वजह से उनकी लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा हेलिश होती है एकदम. नाउ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीफोन फैसिलिटी. मॉडर्न फैसिलिटीज आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस. These rural habitations are not connected with information technology like internet or telephone facilities, etc. So, due to which people have to go to adjoining towns or cities for small works, and thus it is a kind of wastage of money and time. छोटे छोटे कामों के लिए भी नियर बाय टाउन जो होता है, सिटीज होते हैं, वहां तक रूरल पीपल को जाना पड़ता है, जिससे समय की और पैसे दोनों की बर्बादी है. And last but not the least, lack of higher and technical. Yes, in the rural areas, the higher and technical educations, the higher and the technical educational institutes are also very less found in the rural area, and most of the young men have to drop their study after the primary or upper primary or secondary. कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ऐसी फैसिलिटीज़ जो है एजुकेशन से रिलेटेड रूरल एरियाज़ में नहीं मिलती हैं, और इसकी वजह से अगर रूरल पीपल के पास, अगर किसी यूथ के पास पैसा नहीं है या फैमिली प्रेफर नहीं करती है हायर एजुकेशन बाहर रीच करके करवाना, तो बाउंड हो जाते हैं ये लोग अपनी स्टडीज़ छोड़ने की. So students, these are some of the problems faced by the rural areas. Hope you understand the entire topic well. The urban settlement we discuss in our next video. Thank you and have a nice day.